नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गगन सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, रहस्य में टापू। रहस्य में टापू, लेखक S.C. बेदी, चित्रांकन जगदीश पंकज, संपादक मनीष चंद्रगुप्त। आज रजनी का जन्मदिन था। जन्मदिन समारोह में ताहिरा, मिलिट्री गुप्तचर विभाग के मेजर श्याम भंडारी व कुछ और लोग भी शामिल हुए थे। चारों तरफ खुशी का वातावरण था। प्रोफेसर किशन लाल भी खुश थे, लेकिन रजनी की नज़र दरवाजे पर मौजूद एक फटे हाल युवक पर थी। रजनी, जन्मदिन मुबारक हो, मेरी तरफ से जन्मदिन की भेंट। वह युवक के पास पहुंची। राजीव, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? लंबी कहानी है, अंदर चलकर बताऊंगा। तुम साथ वाले कमरे में चलो, मैं पापा को लेकर आती हूँ। पापा, राजीव आया है, मैं देख चुका हूँ। तुम मेहमानों को विदा करो, मैं मेजर श्याम के साथ उसके पास जा रहा हूँ। मेजर, राजीव सोमार टापू से वापस आ गया है। आओ पूछें वह वहाँ से क्या खबर लेकर आया है। ताहिरा व गगन ने अनुभव किया कि रजनी का मूड एकाएक उखड़ सा गया है। मेरे ख्याल से उस फटे हाल युवक को देखकर रजनी परेशान हो उठी है। मैं उसे जानती हूँ, वह राजीव है, रजनी का दोस्त। अवश्य कोई खास बात है, उसी से पूछते हैं। क्या बात है रजनी, राजीव को देखकर तुम परेशान हो उठी हो? वह सोमार टापू गया था, बहुत दुखी लगता है। तुम लोग साथ वाले कमरे में चलो, मैं मेहमानों को विदा करके आती हूँ। थोड़ी देर में मेहमानों को विदा करके रजनी भी कमरे में आ गई। तो तुम सोमार टापू से वापस आ रहे हो? हमें सारी कहानी बताओ राजीव। सोमार टापू कोई नहीं पहुँच सका, मैं तो बीच से ही वापस आ गया हूँ। वहाँ जाने वाला जिंदा नहीं लौट सकता। हमारे अभियान से देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। समुद्र की छाती पर हमारा जहाज दौड़ रहा था। हमारी यात्रा को 3 दिन हो गए थे। हम सभी डेक पर नाच रहे थे। तभी एक भयानक आकृति प्रकट हुई। हा 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 हा। फिर उसकी भयानक आवाज उभरी। मैं काल चक्र हूँ, सोमार टापू मेरा है। जो वहाँ जाएगा उसे मरना होगा, मरना होगा। फिर वह हमारी तरफ बढ़ा और उसने झपट कर हमारे एक साथी को दबोच लिया। हा 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 हा। भागो, बचाओ। लड़के की नाक व मुंह से खून निकल रहा था और वह मर चुका था। वापस चले जाओ, जीवन चाहते हो तो वापस चले जाओ। फिर उसने समुद्र में छलांग लगा दी। दूसरी रात काल चक्र फिर जहाज पर आया और उसने हमारे एक और साथी को मार डाला। उनमें से कोई भी वापस लौटने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं एक बात सोचकर आधे रास्ते से ही वापस लौट आया। क्या? मुझे सबकी मौत निश्चित दिखाई दे रही थी। अगर हम सब मारे जाते तो दुनिया को काल चक्र के बारे में कौन बताता? जब सब सो गए तो मैं लाइफ बोट के साथ समुद्र में उतर गया। फिर अनेक कष्ट उठाते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। ओह प्रोफेसर, आखिर सोमार टापू का चक्कर क्या है? लंबी कहानी है, मैं सबको सुनाऊंगा, क्योंकि देश के हित के लिए अब हमें सोमार टापू की यात्रा करनी होगी। हम सब सुनने के लिए बेताब हैं। राजीव बेटे, तुम काफ़ी थके हुए हो, जाकर आराम कर लो। रजनी, तुम इसे कमरे में ले जाओ। जो आज्ञा पिताजी। रजनी व राजीव के जाने के बाद प्रोफेसर ने बताना शुरू किया। डॉक्टर आफ्ताब अहमद मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में थे। वे इतने अच्छे भूगर्भ वैज्ञानिक थे कि मिट्टी देखकर बता देते थे कि नीचे कौन सी धातु छुपी हुई है। एक दिन वह सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर एकाएक गायब हो गए। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। लगभग 4 महीने बाद बाहर बिजली चमकने के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर आफ्ताब, तुम, यह क्या हालत बना रखी है? अंदर चलो, सब बताता हूँ। मैंने डॉक्टर को पीने के लिए ब्रांडी दी। अब बताओ डॉक्टर, कहाँ चले गए थे? सीधा सोमार द्वीप से आ रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर वापस आना तो बहुत मुश्किल है। यह लंबी कहानी है, तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मुझे वहाँ बहुत कष्ट झेलने पड़े। न जाने कैसे जिंदा बच गया हूँ। वैसे मैंने वहाँ यूरेनियम की खोज की है। अगर मेरी खोज सही है तो भारत विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश हो जाएगा। सरकार से बात करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ मिट्टी को देखकर ही अंदाजा लगाया है। पूरी तरह परखने के बाद ही भारत सरकार को सूचित करेंगे। इसके लिए वहाँ यंत्र व मशीनें ले जानी होंगी। इस काम के लिए मैं छात्रों के एक दल को वहाँ भेजना चाहता हूँ। वहाँ का नक्शा मैंने इस पत्थर पर बना दिया है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी डॉक्टर, अब तुम विश्राम करो। दूसरे दिन सवेरे जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर आफ्ताब गायब थे। बहुत तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिले। कहीं उन्हें गायब तो नहीं कर दिया गया? डॉक्टर आफ्ताब ने सोमार टापू पर कुछ विदेशियों के होने का जिक्र किया था, इसलिए ऐसा हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अंकल, जैसे काल चक्र उन्हीं विदेशियों का कारनामा है। डॉक्टर को उन्होंने ही गायब किया होगा। उसके बाद मैंने उनकी इच्छा अनुसार छात्रों के दल को रवाना किया था। राजीव उन्हीं में से एक है। अब क्या करने का इरादा है? उस नक्शे की नकल मेरे पास सुरक्षित है। सोमार टापू का रहस्य जानने के लिए हम वहाँ की यात्रा करेंगे। तभी
पापा बचाओ बचाओ। गगन, शायद रजनी व राजीव खतरे में हैं। आओ देखते हैं। ताहिरा व गगन सबसे पहले कमरे में पहुंचे। काल चक्र ने राजीव को दबोचा हुआ था और रजनी थर थर कांप रही थी। हा हा हा, सोमार टापू जाने वाला जिंदा नहीं बच सकता। राजीव को छोड़ दो। गगन ने काल चक्र को ठोकर जड़ दी। कौन हो तुम? मैं सोमार टापू का मालिक हूँ। सोमार टापू मेरा है। जो वहां जाएगा खत्म कर दिया जाएगा। हरामजादे, वह भारत का टापू है। गगन, खत्म कर दो इसे। गगन ने हवाई किक काल चक्र को जड़ दी। ताहिरा ने उस पर फायर किए। हा हा हा, गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैं जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। बरामदे में प्रोफेसर व मेजर का सामना काल चक्र से हुआ। सोमार टापू जाने की कोशिश करोगे तो फिर आऊंगा, सबको खत्म करने। प्रोफेसर, यही काल चक्र है, आज बचेगा नहीं। मेजर ने काल चक्र पर गोलियां चला दी। मेजर, उस पर गोलियों का असर नहीं होता, इसलिए भाग निकला। ताहिरा व गगन भागते हुए बाहर आए। अंकल, काल चक्र कहाँ गया? भाग गया, लेकिन रजनी व राजीव कैसे हैं? हम लोग समय पर पहुंच गए, इसलिए वे लोग बच गए। अंकल, हमें अब सोमार टापू की यात्रा करनी ही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है सोमार पर कोई भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए हम वहां पर अवश्य जाएंगे। सोमार टापू भूकंप की देन था। भूकंप के कारण ही वह समुद्र में प्रकट हुआ था। विशेषज्ञों ने जांच के बाद बताया था वहां खाने लायक कोई भी वनस्पति पैदा नहीं हो सकती, इसलिए भारत ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि वहां जमीन के अंदर बहुमूल्य खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं। विदेशियों की नजर उस पर थी। जहाज इस समय समुद्र की छाती पर दौड़ता हुआ सोमार टापू की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें प्रोफेसर, मिलिट्री गुप्तचर विभाग के मेजर श्याम, गगन, ताहिरा, राजीव तथा 5 बहादुर छात्र व एक ईसाई छात्रा रोजीना थी। जहाज के कैप्टन के अलावा 20 जहाजी भी थे, जहाज के एक केबिन में। प्रोफेसर, क्या हम छात्र दल को उनके सोमार टापू पहुंचने से पहले पा लेंगे? हमारा जहाज इस समय पूरी गति से दौड़ रहा है, इसलिए हम उन्हें अवश्य पकड़ेंगे। मैं उन्हें जिस हालत में छोड़कर आया हूँ, उस हालत में शायद ही कोई जीवित हो। काल चक्र ने सबको मार डाला होगा। ऐसा मत बोलो बेटे, हमारी प्रार्थना है वो जीवित हों। ताहिरा, गगन व रोजीना जहाज के डेक पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। गगन, मैंने काल चक्र को देखा नहीं, तुम बताओ वह कैसा है? ताहिरा की तरह खूबसूरत व मेरी तरह बदसूरत। यह क्या बात हुई? जब गगन को पागलपन का दौरा पड़ता है तो यह इसी तरह की बातें करने लगता है। तुम लोग मजाक खूब अच्छा कर लेते हो, समय अच्छा कटेगा। गगन, सुना है तुम कुछ महान शक्तियों के मालिक हो, मैं वह शक्तियां देखना चाहती हूँ। समय आने पर तुम काल चक्र के साथ साथ मेरी शक्तियों को भी देख सकोगे। तभी जहाज को तेज झटके लगे। गगन, जहाज डगमगा रहा है, यह आने वाले खतरे की चेतावनी है। कैसा खतरा? हमारे लिए खतरा काल चक्र की तरफ से ही आ सकता है। काल चक्र एकाएक प्रकट हुआ। मैं आ गया हूँ गगन, हम जानते थे तुम आओगे, लेकिन तुम चाहते क्या हो? सोमार टापू मेरा है, वहां जाने का विचार छोड़ दो। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? किसी के लिए नहीं, मैं अपना मालिक खुद हूँ। गगन ने लाल अंगूठी के बटन पर उंगली रखी और उसमें से किरणें निकलकर काल चक्र की तरफ बढ़ी। लेकिन नहीं गगन, अपनी शक्ति मुझे मत दिखाओ, वरना। तभी काल चक्र ने झपट कर ताहिरा को उठा लिया। वरना मैं ताहिरा को खत्म कर दूंगा। छोड़ दे ताहिरा को, वरना मैं तेरी बोटियां नोच दूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। अगर तुम वापस ना लौटे तो मैं फिर आऊंगा सबको खत्म करने। ताहिरा! इस बीच रोजीना कैबिनों में जाकर सबको बुला लाही थी। ताहिरा, तुम ठीक तो हो? हाँ, लेकिन थोड़ी देर और काल चक्र मुझे दबोचे रहता तो अवश्य दम निकल जाता। भगवान का शुक्र है तुम बच गई, लेकिन काल चक्र कहाँ है? भाग गया। लेकिन कैप्टन, जहाज क्यों डगमगाया था? उसका कोई कारण समझ में नहीं आ सका। वह भी काल चक्र की शरारत होगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज उन्हें जहाज में सफर करते हुए 8 दिन हो गए थे। इस समय सब शाम की चाय पी रहे थे। पापा, क्या हम काल चक्र के जीवित रहते सोमार टापू पहुंच सकेंगे? अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो हम वहां अवश्य पहुंचेंगे। छात्र दल न जाने किस हालत में हो। भगवान करे वह सब भी जीवित हों। तभी स्पीकर से घोषणा हुई। मैं जहाज का कैप्टन सभी यात्रियों को सावधान कर रहा हूँ। जहाज के निचले हिस्से में पानी भर गया है। जहाज को डूबने से बचाया नहीं जा सकता। सब डेक पर पहुंचे। लेकिन जहाज में पानी कैसे भर गया? इसका उत्तर कैप्टन ही दे सकता है। चलकर उसी से पूछते हैं। सबको डेक पर भेजने के बाद गगन व ताहिरा कंट्रोल रूम में पहुंचे। कैप्टन, जहाज कितना डूब चुका है? इस मीटर के हिसाब से लगभग 1/4 डूब चुका है। लेकिन जहाज में पानी भर कैसे गया? जहाज की तली में बहुत बड़ा सुराख हो गया है।
ऐसा लगता है उस हिस्से को काटा गया है, वह ठीक नहीं हो सकता। किनारा यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। हम जहाज को उसी तरफ ले जा रहे हैं। 1 किलोमीटर दूर ही हम जहाज से उतरकर मोटर बोटों द्वारा किनारे पर पहुंचेंगे। 20 नाविक व बाकी यात्री 4 मोटर बोटों द्वारा किनारे पर पहुंचे। जहाज में ऊपर तक पानी भर चुका था। प्रोफेसर, कैप्टन हमारे साथ नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है? एक जहाजी ने बताया। ऐसा ही हुआ है सर, वह कह रहे थे कि कैप्टन का जीवन जहाज के साथ ही होता है। मैं मरते दम तक जहाज को नहीं छोड़ सकता। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मूर्ख? जहाज अभी डूबा नहीं है, हम उन्हें बचा लेंगे। फिर मेजर श्याम 2 नाविकों के साथ मोटर बोट में बैठकर कैप्टन को तलाश करने चल पड़े। सर, जहाज तो दिखाई नहीं दे रहा, शायद डूब चुका है। मेरे पास गोताखोरी की पोशाक है, मैं समुद्र में उतरकर उन्हें तलाश करूंगा। मेजर श्याम ने समुद्र में गोता लगा दिया। समुद्र तल में जहाज के पास मेजर को एक पनडुब्बी दिखाई दी, जिसमें से एक काली आकृति बाहर निकल रही थी। यह पनडुब्बी अवश्य दुश्मन की ही होगी। मुझे इसका पीछा करने के बजाय पनडुब्बी को देखना चाहिए। यह व्यक्ति पनडुब्बी में ही वापस आएगा, लेकिन इससे पहले मुझे कैप्टन के लिए एक बार जहाज में जाना होगा। उधर लगभग 1 घंटे बाद दोनों नाविक वापस आ गए। मेजर श्याम कहाँ है? वह जहाज की तलाश करने समुद्र में उतरे थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उन्हें भी समुद्र खा गया गगन? नहीं, हम उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते गगन, उन्हें खोजना होगा। चलो, हम दोनों एक नाविक को साथ लेकर चलते हैं। ताहिरा व गगन एक नाविक के साथ मेजर श्याम को तलाश करने चल पड़े। जाओ मेरे बच्चों, मेरी दुआ है सफल होकर लौटो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं पापा, मेजर व कैप्टन जीवित हों, उन्हें काल चक्र खा गया है। ऐसा नहीं कहते बेटी, सच्चाई को आप झुठला सकते हैं पापा, मैं नहीं। ताहिरा व गगन गोताखोरी की पोशाक पहनकर उस जगह समुद्र में कूद गए जहां जहाज डूबा था। ताहिरा व गगन जहाज में प्रविष्ट हो गए। फिर उन्होंने एक एक केबिन की तलाश शुरू की। अभी तक तो कैप्टन व मेजर कहीं नजर नहीं आए। दूसरे केबिन में चलते हैं। दूसरे केबिन में उन्हें दीवार में एक पॉलिथीन बैग कील द्वारा दीवार में फंसा नजर आया, जिसमें एक कागज भी था। शायद इसमें हमारे लिए कोई संदेश है। फिर जल्दी से निकालो। दोनों ने एक साथ पढ़ा। मैं सही सलामत हूँ, मेरी चिंता मत करना, मुझे अपराधियों का सुराग मिल गया है। मेजर तो सुरक्षित है, अब हमें कैप्टन की तलाश करनी है। कंट्रोल रूम में चलकर देखते हैं। कंट्रोल रूम में कैप्टन ने सचमुच जहाज के साथ अपने प्राण दे दिए। कैप्टन इज ग्रेट। हाँ, हमारा काम हो गया, अब वापस चलो। फिर गगन व ताहिरा नाविक के साथ तट पर आ गए। तुम लोग खाली हाथ वापस आ रहे हो? कैप्टन तो वीरगति को प्राप्त हुए और मेजर श्याम के संदेश के अनुसार वह अपराधियों के पीछे लग गए हैं। मेजर श्याम मिलिट्री के बहादुर जासूस है। मुझे विश्वास है अपराधी उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। अब आइए कुछ खा पीकर विश्राम करें। उधर मेजर श्याम जहाज में संदेश छोड़ने के बाद पनडुब्बी के पास वापस आ गए। एक बटन दबाते ही पनडुब्बी में द्वार उत्पन्न हो गया। वे जहाज में से अपना मेकअप बॉक्स लाना न भूले थे। मेजर श्याम पनडुब्बी में प्रविष्ट हो गए। यह सुरंग खत्म होते ही मैं अपराधियों तक पहुंच जाऊंगा, तब मुझे मालूम होगा अपराधी कौन है। एक कमरे में 3 व्यक्ति दिखाई दिए जो आपस में बातें कर रहे थे। जहाज को डुबाने का कोई फायदा नहीं हुआ, सभी तो बच गए हैं। मेजर श्याम गायब हो गया है। वह मिलिट्री गुप्तचर विभाग का खास जासूस है। बॉस का आदेश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, इसलिए मैंने मिस्टर बी को भेजा है। ताहिरा व गगन भी कम खतरनाक नहीं है। वह लोग सोमार टापू तक पहुंच सकते हैं। शायद ना पहुंच सके क्योंकि बॉस उनके मार्ग में रुकावटें खड़ी कर देगा। टिक टिक टिक। हेलो, मिस्टर जेड स्पीकिंग। बॉस आप अभी टापू के लिए चल दें? मिस्टर बी पनडुब्बी के बाहर है, उसके आते ही हम चल देंगे। ओवर एंड ऑल। मिस्टर सी, बॉस की कॉल थी, हमें इसी समय सोमार टापू के लिए रवाना हो जाना है। तुम मिस्टर बी को लेकर आओ। ओके। मेजर के मस्तिष्क में एकाएक योजना आई। वह पनडुब्बी से बाहर निकलकर किनारे पर आ गए और मिस्टर सी का इंतजार करने लगे। समुद्र के बाहर निकल रहा है, इसे यहीं दबोचना होगा। मेजर श्याम ने अपनी गोताखोरी की पोशाक चट्टान के पीछे छुपाई और एकाएक उसके सामने आ खड़े हुए। कौन हो तुम? वही जिसकी जानकारी तुम लोग प्राप्त करना चाहते हो, मेजर श्याम। तब तो हमारा काम आसान हो गया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उससे पहले अपने नाम के साथ यह बताओ कि पनडुब्बी कहाँ जाएगी। मुझे हडसन कहते हैं। अब हम सोमार टापू जाएंगे, बॉस के पास। लेकिन तुम्हें पनडुब्बी के बारे में कैसे मालूम हुआ? मेरा नाम मेजर श्याम है, मैं सब जानकारी रखता हूँ। मिस्टर सी ने मेजर पर हमला कर दिया। अब मैं तुम्हें लाश में बदल दूंगा। मुझे लाश में बदलने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। मेजर की थोड़ी मार के बाद ही मिस्टर सी बेहोश हो गया। मेकअप बॉक्स मेरे पास है, अब मैं इसके चेहरे का मेकअप अपने चेहरे पर कर लेता हूँ। कपड़े भी इसी के पहन लूंगा।
उधर टापू पर रजनी व राजीव सबसे अलग एक चट्टान पर बैठे थे। राजीव, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। जहाज डूब गया, कैप्टन ने आत्महत्या कर ली, मेजर श्याम गायब है, सोमार टापू के चक्कर में न जाने क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा, हम सोमार टापू से सफल होकर वापस लौटेंगे, तब मैं पापा से तुम्हारी व अपनी शादी की बात करूंगी। तभी काल चक्र प्रकट हुआ। पहले मुझसे बात कर लो। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या? मेजर श्याम कहाँ हैं? वह डूबकर मर गए। उन्हें तलाश किया गया था लेकिन वह मिले नहीं। काल चक्र रजनी पर झपटा। अब तुम लोग भी किसी को नहीं मिलोगे, पहले मैं रजनी को मारूंगा। हा हा हा, बचाओ बचाओ, उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा हरामजादे। राजीव को और तो कुछ सूझा नहीं, वह उस पर पत्थर उठा उठाकर बरसाने लगा। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ लेकिन फिर आऊंगा, वरना सोमार टापू जाने का विचार छोड़ दो। शोर सुनकर सबसे पहले ताहिरा व गगन उनके पास पहुंचे। क्या हुआ राजीव? काल चक्र आया था, मैंने पत्थरों की बारिश की तो भाग गया, रजनी बच गई है। तुम लोग यहीं रहो, मैं उसे देखता हूँ। हरे नग वाली अंगूठी का बटन दबाते ही गगन ऊपर उठने लगा। कालचक्र कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, वापस चलता हूँ, साथी इंतजार कर रहे होंगे। गगन, कालचक्र मिला? नहीं, लेकिन वह बचेगा नहीं, मेरे हाथों से ही उसकी मौत होगी। इतना कुछ होने के बाद भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। रात को सब थोड़ी देर सोए। सवेरे नित्य कर्मों से फारिग होकर सब सोमार टापू के लिए चल पड़े। रोजीना, ताहिरा व रजनी साथ साथ चल रही थी। रजनी, यह सब तो लगा रहेगा, तुम यह बताओ राजीव से शादी कब कर रही हो? मौत चारों तरफ मंडरा रही है, ऐसे में भला शादी की सूझ सकती है? मौत तो हमेशा चिपकी रहेगी, उससे क्या डरना? चाहो तो यहीं शादी करवा दूं। धत। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।